आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। तो आज हमारे जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है अंतर्राष्ट्रीय और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पर्यावरणीय संगठन की संकल्पना। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आखिरकार इनके उद्देश्य क्या है। इसमें भी टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी में इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा पर्यावरणीय संगठन है, पर्यावरण संगठन है, उसकी संकल्पना, पर्यावरण संगठन की संकल्पना। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्यावरण संगठन है आखिरकार इनका क्या उद्देश्य है, किस लिए ये बनाए जाते हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरणीय संगठन के प्रकार। और चौथा है इसमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, और लास्ट में है राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। तो इन टॉपिक पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आखिरकार ये पर्यावरण संगठन क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है कि पर्यावरण संगठन, यानी कि ऐसा संगठन जो पर्यावरण के लिए कार्य करे। तो जब समस्याएं आती है तभी उन समस्याओं का निदान करने के लिए जो है कुछ कार्य किए जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर किए जाएं, चाहे एक समुदाय के द्वारा एक संगठन बनाकर किए जा सकते हैं। ठीक। तो जैसे मनुष्य मानव है वो पर्यावरण का जो विदोहन कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं और अपने लाभ के लिए जो है पर्यावरण का जो विदोहन कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे,
अपने लाभ के लिए पर्यावरण का विध्वंस इस सीमा तक वो कर रहा है कि पर्यावरण जो है अपने आप को पुनः समायोजित नहीं कर पा रहा है। जो उसके अंदर होम्योस्टैटिक का गुण होता है, पुनः समायोजन का गुण पाया जाता है, उस गुण के कारण जो है वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है। इससे विभिन्न प्रकार की जो है पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक, नदी जो है, नदी यानी कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और आपका ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है आपकी पर्यावरण की जो है समस्याएं जो वैश्विक लेवल पर जो है क्रिएट हो गई, उत्पन्न हो गई है, और वो वैश्विक समुदाय के लिए यानी कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय भी बनी हुई है। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है पूरे विश्व के समुदाय के द्वारा या विश्व के जो देश है वो पूरे एक साथ जो है आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, सम्मेलन करते हैं, और उनमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं जिनसे कि जो है पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा सके। इसके लिए लेकिन कुछ संगठन भी कार्य करते हैं, कुछ संगठन भी कार्य करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, सरकारी संगठन भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय में गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं। तो पर्यावरण संगठन जो आया वो वास्तव में पर्यावरण की समस्याओं के निवारण के लिए, जो हमारे सामने यानी कि विश्व के सम्मुख पर्यावरण की समस्याएं हैं, उनमें विभिन्न स्तर पर या विभिन्न प्रकार से जो है कुछ संगठन कार्य कर रहे हैं। ये संगठन जो है वैश्विक स्तर पर भी कार्य कर सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर सकता है और स्थानीय स्तर पर भी कार्य कर सकता है। ये उसका स्कोप है, उसका क्षेत्र है कि वो कितने बड़े क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यानी कि जो पर्यावरणीय संगठन है ये वैश्विक स्तर पर भी कार्य कर सकता है, यानी कि पूरे विश्व में उसका नेटवर्क है। दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि उसका पूरे देश में नेटवर्क है, और यह लोकल जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर प्लेस के लिए, स्थान के लिए भी क्या कहते हैं संगठन कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रत्येक स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी संगठनोके द्वारा जो है कार्य किए जाते हैं वो पर्यावरण संगठन कहलाते हैं। तो पर्यावरण संगठन से तात्पर्य है कि पर्यावरण संगठन ऐसा संगठन होता है, पर्यावरण संगठन ऐसा संगठन होता है जो पर्यावरण का संरक्षण व उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है। असल में पर्यावरण संगठन ऐसा संगठन होता है जो पर्यावरण के दुरुपयोग, पर्यावरण के प्रदूषण और पर्यावरण के अवनयन के खिलाफ के अगेंस्ट के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य आएगा समझ। यानी कि जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which seeks to conserve and promote the environment against the misuse and degradation of the environment from human forces। यानी कि मानव की गतिविधियों के द्वारा जो हमारा पर्यावरण जो है, पर्यावरण का जो अवनयन हो रहा है, पर्यावरण का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो संगठन पर्यावरण के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं वो पर्यावरण संगठन। ये इसका कॉन्सेप्ट की कैसी है, वास्तव में इनका जन्म कैसे हुआ आते कहते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कम आउट ऑफ द कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंट मूवमेंट, यानी कि जो हमारा संरक्षण है और पर्यावरण का आंदोलन है, उससे इन संगठनों की उत्पत्ति हुई। जैसे हमने आंदोलन कर दिया, जैसे मान लीजिए नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन, इनसे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे स्तर पर संगठनों का जन्म। तो वास्तव में पर्यावरण के लिए यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो आंदोलन होते हैं, जैसे ग्रीन पीस है, वर्ल्ड लेवल पर क्या कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई,
उसकी उत्पत्ति जैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका में के अलास्का के तटीय क्षेत्रों में जो है नाभिकीय परीक्षण किया जा रहा था, उसके विरोध स्वरूप उसकी जो है उत्पत्ति, उसके कि आप ऐसा न करिए, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खतरे पे, यहाँ की जो प्रकृति का अस्तित्व खतरे पे है। तो उसके खिलाफ आंदोलन लोगों ने चलाया और वो ग्रीन पीस के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ 1986। तो इस तरीके से स्थानीय स्तर पर, या जैसे स्थानीय स्तर पर हमने बताया कि अभी अलवर राजस्थान में जो है एक अरवरी नदी है, अरवरी रिवर है। तो राजेंद्र पुरुष जो हमारे थे उन्होंने वृक्षारोपण किया, बहुत सारे चेक डैम बनाए जिससे वहाँ पर वर्षा होना शुरू हुई, जल संरक्षण का कार्य। उसी अरवरी नदी के लिए लगभग 150 लोगों का संगठन बनाया जो अरवरी नदी को साफ करे, उसको साफ रखने के लिए, जो कि एक स्थानीय स्तर पर। तो किससे प्रेरित है? जल संरक्षण आंदोलन से प्रेरित। जल संरक्षण का हमने आंदोलन उठाया और उसमें जो है हमने कुछ लोगों का एक संगठन बनाया जो कि नदी को साफ रखे, तो वो स्थानीय स्तर पर संगठन हो गया। तो ये संगठन स्थानीय स्तर पर कार्य कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर कार्य कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सरकारी संगठन भी हो सकते हैं और गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, जिन्हों आप लोग NGOs कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ गए कि पर्यावरण संगठन का तात्पर्य ऐसे संगठन से है जो मानव की गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण के अवनयन और पर्यावरण के दुरुपयोग के खिलाफ पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्य, इसमें वो बहुत सारे कार्य करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके सफाई के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, मान लो जो भी उनको कार्य करना है। तो इस तरीके से वो ऐसे कार्य करते हैं कि जिनसे ये कार्य हो रहा है, यानी कि जो मानव की गतिविधियाँ हैं उनको रोक कर रहा है। जैसे आप नदियों में विसर्जन करते हैं, गंगा नदी और यमुना नदी में नवरात्र के बाद मूर्तियों का विसर्जन होता है, लेकिन प्रशासन जागरूक हुआ, उसने कहा कि नदियों में मूर्तियों के विसर्जन से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। इसलिए उन्होंने नदियों के किनारे खुदाई करवाई, गड्ढे बनवाए और कहा नदियों का विसर्जन यहाँ, मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पर। इसके लिए ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसी मानव की गतिविधियाँ जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, पर्यावरण का दुरुपयोग कर रही हैं, पर्यावरण का अवनयन कर रही हैं, उनको हम रोकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे मुल्क का चल होता है। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्स आउट ऑफ द कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंट मूवमेंट, ठीक। और इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज such type of organization which seeks to conserve and promote the environment against the misuse and degradation of the environment from human forces या human activities। यानी कि मानव की गतिविधियों के द्वारा जो पर्यावरण का दुरुपयोग और अवनयन हो रहा है, उसके खिलाफ जो संगठन जो है पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करते हैं, वो पर्यावरण संगठन होते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के आंदोलन से हुई है। अब देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये तो संकल्पना की कॉन्सेप्ट क्या था। अब दूसरे नंबर पे आप देखेंगे ये संकल्पना कॉन्सेप्ट। आप पर्यावरण संगठन के ऑब्जेक्टिव्स देखिए, आप उद्देश्य आखिरकार क्यों इनको बनाया गया, क्या उद्देश्य रखते हैं। वैसे तो ये हम जो बता रहे हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं, कि आखिरकार जो पर्यावरण संगठन बनाया जाएगा उसका क्या उद्देश्य होगा। बाकी तो पर्यावरण एक व्यापक शब्द है, आप जान ही रहे हैं कि पर्यावरण में सब चीज़ें शामिल है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो भी
कार्य कर रहे हैं वो सब पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने जल प्रदूषण के लिए केवल संगठन बनाया है तो उसका उद्देश्य थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक, हमने जो वन संरक्षण के लिए संगठन बनाया तो उसका उद्देश्य थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन कॉमन रूप के जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की इसका संरक्षण एवं सुरक्षा करना। तो पहला इसमें उद्देश्य है टू कंजर्व एंड प्रमोट द एनवायरनमेंट, या टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पहला उद्देश्य क्या? पर्यावरण का संरक्षण एवं पर्यावरण की सुरक्षा, to protect and conserve the environment। फिर जिससे पर्यावरण संरक्षण हो, पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, पर्यावरण का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर हम ध्यान देंगे। यानी कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने वाली मानव की गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाना, उनको रोकना। To curb or to stop the human activities, those degraded or polluted the environment। मानव की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जो पर्यावरण का अवनयन और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। आप चाहे तो लिख ले, बुक में आपको नहीं मिलेगा। मानव की ऐसी गतिविधियों को जो पर्यावरण का अवनयन और पर्यावरण को प्रदूषित करती है उन पर रोक लगाना। Because the human activities those polluted the environment, that we stop। degraded or polluted the environment। ये कैसे हो सकता है? जब हम उनको यानी कि जनमानस को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताएं, यानी कि पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों को बताना, समझाना, यानी कि पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों को बताना। तो अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, अवेयर द पीपल, लोगों को जागरूक करना अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, बताना लोगों को कि अगर पर्यावरण का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारी नदी घाटी सभ्यताओं से ही मानव सभ्यताओं का विकास हुआ। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो किससे? नदियों के किनारे से। सबसे पहले मानव की सभ्यता कहाँ हुई? नदियों घाटी, नदियों की घाटी के किनारे ही मानव ने अपनी सभ्यता का विकास किया। आज वही नदियाँ जो है प्रदूषित हो रही हैं, वही नदियाँ जो है उद्योगों के द्वारा यानी कि मानव की गतिविधियों के द्वारा बायोस्फीयर डिजर्ट होती जा रही, जैविक रेगिस्तान होती जा रही। तो अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो मानव कैसे रहेगा? मानव के लिए कहाँ से पानी मिलेगा? नदियाँ प्रदूषित होती जा रही, भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, भूगर्भ जल में भी जल जो प्रदूषित होता जा रहा है। तो आखिरकार मानव क्या करेगा? अगर मानव इसी तरह प्रदूषित नदियों का, प्रदूषित भूगर्भ जल का पानी पिएगा तो उसको भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और वो अपने अस्तित्व को खो बैठेगा। तो अगर हम तो संगठन क्या करता है? संगठन जो है पर्यावरण के महत्व के बारे में बताता है कि अगर पर्यावरण का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा।
इसलिए पर्यावरण के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जो कैसा हो, मैत्री, यानी कि आप जो है उसको क्या करिए, प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए, टू मोटिवेट द पीपुल टू डू द बिहेवियर एज अ फ्रेंडली रिलेशन या हार्मोनियस रिलेशन। तो आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। मानव को या आम लोगों को पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, टू मोटिवेट द पीपुल टू मेक द हार्मोनियस रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। लोगों को पर्यावरण के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना। इसी तरीके से संगठन के द्वारा ही जो है हम पर्यावरण के महत्व के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। संगठन के पदाधिकारी जाते हैं, संगठन के सदस्य जाते हैं। सब कोई एक क्षेत्र में जा नहीं सकता है। संगठन के बहुत सारे सदस्य होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है इसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ये उनका क्या उद्देश्य है, उनके संगठन का क्या उद्देश्य है, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उनकी कार्यशैली क्या है, कैसे वो संरक्षण करना चाहते हैं पर्यावरण को, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। संगठन के द्वारा पर्यावरण के महत्व के बारे में प्रचार प्रसार। ठीक, बहुत सारे संगठन जो होते हैं फंड भी बनाते हैं, अपना एक फंड रखते हैं जिसमें बहुत जगहों से उनको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट भी पैसा देती है या आम आदमी भी उसमें सहयोग कर सकता है। तो फंड के द्वारा यानी कि फंड में सहयोग राशि इकट्ठा करके उसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, यानी कि पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करते हैं। सहयोग राशि इकट्ठा करके यह पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये उसके उद्देश्य है। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है संगठन के जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसके प्रकार हो सकते हैं। देखिए एक तो पहला ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सरकारी संगठन हो सकता है। दूसरा ये गैर सरकारी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ये ट्रस्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है, और चौथा ये चैरिटी के रूप में भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी यानी कि सरकार के द्वारा संगठन बनाया जा सकता है। जैसे हम कोई अथॉरिटी बनाते हैं, हमने बना दिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसका काम क्या है, देखना जैव विविधता का संरक्षण। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक, जैसे हमने कल्प वृक्ष बना हो गया, हमारा ग्रीन पीस हो गया, सेव द प्लैनेट हो गया, तो बहुत सारे इस तरीके के ट्रस्ट
एक ट्रस्ट के द्वारा चलता है। जैसे बहुत सारे कॉलेज चलते हैं ट्रस्ट के द्वारा, इस तरह ट्रस्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। एक हमारा ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट का एक अध्यक्ष होता है और उसमें सहयोग राशि इकट्ठा होती है और उसके द्वारा चैरिटी इसी तरीके से दान होता है, दान करके जो दान से चलता है। चैरिटी जैसे से आपने देखा होगा, उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो दूसरों को दान कर दिया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ट्रस्ट और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जो स्पेशल स्तर पर यानी स्पेशल लेवल पर, स्थानिक लेवल पर, वो भी तीन तरीके के हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल या इसी को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका नेशनल लेवल, और तीसरा है इसी में लोकल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या पूरे वैश्विक स्तर पर जो संगठन काम करते हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आपका IUCN हो गया, यूनेस्को हो गया, WWF हो गया, ठीक, IPCC हो गया, ये सब क्या है? वर्ल्ड लेवल हो गया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल, जो हम नाम ले रहे हैं इनको आपको डिटेल में, जो मुख्य मुख्य संगठन है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, उस पर हम चर्चा करेंगे। नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर एक देश की सीमा के अंदर काम करते हैं, वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। तो इस तरीके से अथॉरिटी इनको दे दिया। जैसे हमने कहा कि जो वन्य जीव जो संस्थान होते हैं, वाइल्ड लाइफ बोर्ड अथॉरिटी। तो इस तरीके से ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्य कर रहे हैं। लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है, जैसे इंटरनेशनल पे ग्रीन पीस पूरे इंटरनेशनल पर है, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कल्पवृक्ष है जो पूरे भारत में कार्य कर रहा है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारा चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा आंदोलन हो गया, ये अभी हमने आपको बताया था कि अरवली नदी को साफ करने के लिए एक संगठन बनाए गए। छोटे छोटे स्तर पर भी आपके संगठन हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर विशेष स्थान की समस्या को देखते हैं, उस स्थान की समस्याओं के निराकरण के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये आपकी संगठन के प्रकार है। अब जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था इंटरनेशनल है नेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे नेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन जो है हम जो जिस तरह से हमारे पास समय है तो चार पाँच हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे जो फेमस है, और 4 ही 5 जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक समय सीमा के अंदर ही उस पर चर्चा करना है। तो हम पहले देखते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन या पर्यावरण। ऐसे संगठन जो पूरे विश्व में उनका नेटवर्क होता है, वो पूरे विश्व में जो है उसके सदस्य फैले रहते हैं, वो संगठन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। उनके सदस्य एक देश में केवल नहीं है, कई देशों में उनका जो है जाल फैला रहता है और वो कई देशों में काम करते हैं। अब जैसे इसमें हम पहला ले रहे हैं यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1945 में, 1945। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में। इसकी जो स्थापना की गई थी 1945 में की गई थी, 1945 में, और जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो पेरिस, फ्रांस में। इसका वास्तव में उद्देश्य ये है कि to promote the world peace and safety of the environment. वैश्विक शांति और पर्यावरण की सुरक्षा, इसके माध्यम से टू कोऑर्डिनेट विद द कंट्रीज, यानी कि ऑन द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से उनके बीच समन्वय स्थापित करके विश्व शांति और पर्यावरण की सुरक्षा को स्थापित, ये इनका उद्देश्य है। टू प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड safety of environment with the cooperation in education, science and culture among the world countries। जो हमारे विश्व के देश हैं उनके बीच शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से उनके मध्य समन्वय स्थापित करके विश्व शांति और पर्यावरण की सुरक्षा। जैसे आप देखिए वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व की धरोहर जो है यूनेस्को के द्वारा लिस्ट निकाली है। फिलहाल इसका बहुत ही व्यापक है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। साइंस भी नेचुरल साइंस लिया गया, कल्चर विश्व की धरोहर हम क्यों बताते हैं कि ये विश्व की धरोहर है, हेरिटेज है, यानी कि इस प्रकृति का संरक्षण है। उससे तात्पर्य है जो हम वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट निकालते हैं, इसलिए उसका आप संरक्षण करें। जो प्राकृतिक धरोहर है उनका आप संरक्षण करें। और इसी के लिए इन्होंने 1971 में मैप
जो एक कार्यक्रम चलाया है, मैन एंड बायोस्फीयर, मैंने आपको बताया था। मैन एंड बायोस्फीयर, उन्होंने 1971 में इस कार्यक्रम को चलाया गया था, जिसके अंदर 3 रोल थे। जो प्रोजेक्ट चलाया गया था मैप, एक हमने पहला बताया था कंजर्वेटिव रोल, संरक्षण की भूमिका। कंजर्वेटिव रोल। दूसरा हमने बताया था डेवलपमेंट रोल। और थर्ड है लॉजिस्टिक। इसकी 3 मुख्य रूप से भूमिका है। पहली तो संरक्षण की भूमिका है, यानी कि जो बायोस्फीयर है उसमें आप जो है उसका क्या करें, संरक्षण। जो प्रजातियां चाहे पौधों की है, चाहे वनस्पति है, चाहे एनिमल्स हैं, प्राणियों की है, पक्षियों की है, उनका जो विलुप्त हो रही है, जो खतरे में है, उनका क्या करें, संरक्षण। डेवलपमेंट, उनका विकास करें, उनकी जनसंख्या में वृद्धि करें। और तीसरा लॉजिस्टिक रोल, यानी कि जो आपका लॉजिक है, तर्क है, तार्किक भूमिका निभाइए। इसमें क्या है कि आप अन्य देशों के साथ नेटवर्क स्थापित कीजिए, इसलिए शोध और प्रबंधन के लिए क्या नए नए शोध हो रहे हैं, कैसे इनका जो है विकास या संरक्षण अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेटवर्क बनाएं। लॉजिस्टिक बौद्धिक जो भूमिका है, क्योंकि जो इनोवेशन होते हैं, नवाचार होते हैं, उनसे वही समस्याएं आती हैं। तो बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं कि आपने उस समस्या का हल निकालने, हो सकता है उस समस्या का हल दूसरा देश निकाल ले अपने शोध में। तो उससे क्या है, उससे आप संपर्क रखें, उससे आपका नेटवर्क होना चाहिए, जिससे कि आप जो है अपने यहाँ उस जो भी क्या कहते हैं इनोवेशन है, जो नए आचार विचार आए हैं, उसके द्वारा अपने यहाँ पर भी जो है उसको लागू करके हम जो है पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये यूनेस्को के बारे में था। फिर सेकंड है इसमें IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर, जिसका हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड शहर में स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है क्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड।
ये वास्तव में हमारी जो प्रजातियां पाई जा रही हैं, यानी कि एक तरीके से जैव विविधता के संरक्षण के लिए जिसका उद्देश्य है वो सामान्य रूप से है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑन द इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, ये इसका उद्देश्य है जिसके लिए इसको बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, IUCN। ये करता क्या है कि ये जो हमारे यहाँ हमने आपको बताया था कि विलुप्त प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर, उनकी ये लिस्ट बनाता है। 1963 से इसने उस सूची का प्रकाशन करना भी शुरू किया। 1963 से 1963 से ये प्रजातियों के कई संकटापन्न प्रजाति कौन है, सुभेद प्रजाति कौन है, आक्रामक रूप से कौन संकटापन्न प्रजाति है, इन सब की सूचियाँ जारी करता है। और इसके लिए ये रेड डेटा लिस्ट, इसे रेड डेटा सूची है। वास्तव में इंडेंजर्ड स्पीसीज को निकालता है रेड डेटा लिस्ट, वैसे ही जो और सूची निकालता है, एक पिंक डेटा लिस्ट निकालता है और एक ग्रीन डेटा लिस्ट निकालता है। रेड डेटा लिस्ट में जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, संकटापन्न प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज या विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने के कगार पे है, बहुत अधिक उन पर संकट है, उनकी प्रजाति क्या है, विलुप्त होने के कगार पे, तो ऐसी प्रजातियों को रेड डेटा लिस्ट में रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि IUCN द्वारा या पौधों और प्राणियों की जो संकटापन्न प्रजाति हैं उनका प्रकाशन किस सूची में किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो रेड डेटा लिस्ट में किया जाता है। पिंक जो डेटा सूची होती है वास्तव में इसमें आक्रामक जो संकटापन्न प्रजाति होती है, यानी कि बहुत जल्दी विलुप्त होने वाली कोई प्रजाति, जैसे अचानक बहुत जल्दी अचानक कोई प्रजाति में विलुप्त हो गई, आक्रामक संकटापन्न प्रजाति। आक्रामक संकटापन्न प्रजातियों से रखी है, अचानक विलुप्त होने वाली। और जो इन दोनों के अलावा जो होती है प्रजातियां, उनको रखा जाता है ग्रीन, यानी कि इन दोनों सूचियों से बाहर जो होती हैं वो इसमें रखी जाती है। आदर्श जो इन दोनों सूचियों से बाहर, इस तरीके से ये 3 तरीके की सूचियों का प्रकाशन करता है। इसमें मुख्य रूप से रेड डेटा लिस्ट है, वो ज़्यादा आता है एग्जाम में। रेड डेटा लिस्ट, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस सूची में, इस डेटा सूची में संकटापन्न प्रजातियों को दर्शाया जाता है। तो हो सकता है तीनों नाम दे दें तो आपको रेड डेटा लिस्ट मिला है। क्योंकि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है
विलुप्त प्रजातियाँ हैं, संकटापन्न प्रजातियाँ हैं, वो रेड डेटा सूची में ही रखी जाती हैं। आएगा सब, ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इसके साथ कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बात देखिए, वैसे इस जो इसका एब्रीवेशन है उसके अनुसार जो है यही है, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, फॉर, सी से कंजर्वेशन, एंड एन से नेचर। लेकिन कहीं कहीं एन से नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड WWF। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। उन्नीस सौ 61 में इसकी स्थापना हुई। इसको विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं हिंदी में। उन्नीस सौ 61 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये वास्तव में बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, सबसे पुराना और बड़ा संगठन है। वास्तव में इसका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा फंड आता है, इसलिए इसको विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। इसे पूरे विश्व के बहुत सारे देश और सदस्य जो है इसमें जुड़े हैं। इसका भी जो कार्य है वो है वन्य जीवों की सुरक्षा या वन्य जीवों का संरक्षण, प्रिजर्व द वाइल्ड, वन्य जीवों का संरक्षण। और साथ ही साथ जो ये आर्थिक विश्लेषण भी करें, यानी वन्य जीव का तो संरक्षण कर ही रहा है और उस पर यानी कि वन्य जीवों का जो आर्थिक विश्लेषण भी करता है, क्योंकि इसमें पैसा आता है, बहुत सारा फंड इकट्ठा किया जाता है। तो वास्तव में वन्य जीवों के ऊपर कैसे खर्च किया जाए, कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जाए या कैसे खर्च हो रहा है, एक तरीके से आर्थिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण भी। कृषि के बाद UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट। ये वास्तव में 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो पूरी तरीके से पर्यावरण को समर्पित। आपको मैंने बताया था कि 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो वास्तव में पूरी तरीके से पर्यावरण को समर्पित है। कभी एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में पूर्ण रूप से पर्यावरण को समर्पित सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। और वास्तव में 1972 में ही जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो उसी से ये यूएनईपी की गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या। ये जो हम आपको बता रहे हैं जितनी भी चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछे जाते हैं। कब स्थापना हुई और उसका मुख्यालय कहाँ, जो एग्ज़ाम में आए वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हिंदी है इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आता है। लेकिन इन सब की इंग्लिश आपको जानना जरूरी, वो इंग्लिश में भी कभी कभी लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नैरोबी केन्या, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ये भी एक वैश्विक स्तर का जो है संगठन है जो पर्यावरण की जो समस्त दशाएं हैं उनका ये अध्ययन करता है। वैश्विक स्तर यानी कि पर्यावरण की समस्त दशाओं का अध्ययन करता है और प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका क्या कारण कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की जो समस्त दशाएं हैं उन पर ये कार्य करता है, उनका विश्लेषण करता है और प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट। ये बहुत पूछा जाता है कब इसकी स्थापना हुई और कहाँ इसका मुख्यालय है। हाँ, ये नैरोबी केन्या में है। दरअसल ये वास्तव में पहले वही स्टॉकहोम सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ था तो वहीं पे किया गया, लेकिन फिर वास्तव में इसको ट्रांसफर करके नैरोबी केन्या इसका हेडक्वार्टर बना। देखिए ज़्यादातर होता क्या है कि पहले हमारे देश जो होते हैं वो यूरोपी थे, यूरोप ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो ज़्यादातर वहीं पर सम्मेलन होता था, वहीं उनके हेडक्वार्टर में। अब नैरोबी केन्या वगैरह जब सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा वन्य जीव है वो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, केन्या के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, इस वजह से इसको यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है आपको नेचुरल इन्वायरमेंट हैबिटेट सब यही मिले। अब इसके बाद हम आते हैं वर्तमान समय में IPCC में। IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दो मुख्य निकाय हैं WMO एंड UNEP, तीनों मिलकर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, इन दोनों मिलकर इसकी स्थापना की है 1988। जनेवा प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर जनेवा, GENEV जनेवा। में जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। इसका जो मुख्य कार्य है वो जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण है। जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव वैश्विक लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा और उससे होने वाले जो जोखिम है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसकी रूपरेखा ये बनता है। उसके लिए कार्य इससे जो है किस सभी वैज्ञानिकों, बाहर देश के वैज्ञानिकों को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, जिससे वैज्ञानिक लोग इसका विश्लेषण इसी के बाद आया आपका UNFCCC। तरीके से बैठक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं, तो जो बैठक होती है इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठक होती है। इसकी जो स्थापना हुई 1994 1994। साथ कई देशों के लोग जो है मिलकर बैठते हैं और ये यूनाइटेड नेशन का ही है और जो है इस पे जलवायु परिवर्तन पर ये चर्चा करते हैं। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। तो कृषि में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पीस, ग्रीन ये वास्तव में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मैंने आपको बताया था कि अलास्का में जो है के तटीय क्षेत्र
परीक्षण किया जा रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, जिससे वहाँ के वन्य जीव जो है वो सब संकट में होते जा रहे हैं। वहाँ की विविधता समाप्त होती जाती है, जैव विविधता वहाँ की कम होती जा रही थी, वन्य जीव जो है विलुप्त होते जा रहे थे। तो उन्हीं के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में चला। वैंकूवर से, कनाडा से लोग एक नाव के सहारे चल दिए। उनका मत था कि थोड़े लोग भी जो है कार्य कर सकते, लेकिन उनके द्वारा जब नाव लेकर चला गया तो बहुत सारे लोगों को उनको सहयोग प्राप्त हुआ और वो विश्व स्तर पर उसको सहयोग प्राप्त होने लगा, जो ग्रीन पीस के नाम से जाना है। यानी कि इनका नारा है कि हम जो है हरित और वैश्विक बंधुत्व का इनका उद्देश्य है, यानी कि पूरे विश्व में भाईचारा हो और हरित यानी कि हरियाली है। यानी कि विश्व में अगर बंधुत्व रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो हम सब आपस में मिलकर भाईचारा के नाते हरियाली ला सकते हैं, हरियाली बनाए रख सकते हैं। ये इनका उद्देश्य। इस तरीके से ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो हम चर्चा करते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बताया ना, पहले विकसित देश वही थे। हाँ, और वो लोग ज़्यादातर जैसे होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसी ने अच्छा काम किया, संगठन ने अच्छा काम किया, वहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पर बना दी गई। तो इस तरीके से अब जैसे स्थापना आप यूनेस्को की है, लंदन में हुई, लेकिन उसका हेड क्वार्टर पेरिस में बनाएगा, फ्रांस में बनाएगा। तो वहाँ मत पड़ते हैं, वहाँ पे होती हुई हम हमारे यहाँ मिलता है इसका रहे। तो वास्तव पहले विकसित देशों में यूरोपीय आगे था उस समय, और सारे देश को वो राज भी कर रहा था, देख ही रहे। तो ज़्यादातर उसके जो है वहाँ पर ही बना हेड क्वार्टर, किसी देशों में ही जाता है। ये भौगोलिक रीजन तो से ज़्यादा क्या कहते हैं, ये रीजन है कि वहाँ पर उस समय पढ़े लिखे, वहीं पर उसकी व्यवस्था ही है। अब कहिए भारत में बना दिया जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जो है मौसम संगठन में, लेकिन हमारे पास उतनी फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए। जब हम उस स्तर से काम करने के लिए नहीं तैयार हो सकते, हमारे पास जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक उसी, जैसे आपने कहा सभी लोग बैठे, सबने कहा कि हमारे यहाँ इसका हेड क्वार्टर होना चाहिए। तो पहले ये आकलन किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा संसाधन किसके पास है। उस समय लंदन तो व्यस्त था, आप जान ही रहे हैं, सब तो निवेश अपना बना रखता था उसमें, तो सबसे ज़्यादा उसकी व्यस्तता वहीं। नहीं तो सब कुछ वहीं से, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम जो दिया जाता है लंदन से ही आता है। लंदन की जो ग्रीनविच सिक्योरिटी है उसी को हमने ये प्रधान माध्यांतर रेखा में माना, प्रधान देशांतर रेखा है उसको माना, वहीं से पूरे समय का आप पहले जो भारत था, तो भारत का बोलबाला था उज्जैन के पास में, प्रधान देशांतर रेखा उज्जैन के पास जो हमारे यहाँ गणना होती है। तो लेकिन हमारे विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं प्राचीन समय में समुद्र की यात्रा करना बंद, लेकिन पश्चिमी यूरोप के लोग साहसिक थे, उन्होंने यात्राएं और बहुत सारे, जैसे अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था, उसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है। इसीलिए वहाँ संसाधन बहुत है, लेकिन उसका ग्रहण होना नहीं होता। अब जाके उसको जो है 16वीं शताब्दी में जाके उसको खोज मिल जाता है, तब वहाँ पर लोग पहुँचे। धीरे 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 क्षेत्रफल भी बढ़ा है और जनसंख्या भी कम है। इस
उनका दोहन नहीं होता है। ब्रेन भी सबसे ज़्यादा वहीं पर है, सबसे ज़्यादा दिमाग जिसके पास है सबको सबसे ज़्यादा वो वही खींचता है, सब लोग वही जाते हैं। नासा में आप लोग जानते ही 1/3 लोग केवल भारत, 1/3 भारत, 1/3 साइंटिस्ट केवल नासा में इंडियन। आप सोचिए सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो वहाँ चले जाते हैं, उनको फैसिलिटियाँ नहीं मिलती जो शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो पुराने समय में जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसके सहारे जो बहुत सारी गणनाएं की गई, जो आज सबसे महत्वपूर्ण उसको साइंटिफिक रूप दे दिया गया। ब्रह्मगुप्त वगैरह नहीं बता दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, तो न्यूटन लॉ हो गया, तो प्रचार प्रसार नहीं तो ब्रह्मगुप्त वगैरह सब जो पहले से बता दिए। तो हमारे यहाँ भारत में सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं पश्चिम देशों में, बल्कि यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें वो यहीं से चुरा रही हैं और फिर उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। नहीं तो भारत की जो विश्व गुरु कहा जाता है तो ऐसे नहीं कहा, इसके पास वास्तव में बहुत सारा ज्ञान है। हर चीज़ आयुर्वेद में भी था, मतलब मेडिसिन जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी था, ये जो गणनाएँ हो रही हैं अक्षांश देशांतर सूर्योदय सब तो पहले ही उसने बताया, लेकिन ये कि इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो भारत जो है अपने देश तक सीमित रह गया। और जब यूरोपियन आए, जब उन्होंने देखा तक्षशिला नालंदा में कितने मतलब महत्वपूर्ण लेख लिखे हुए रखे हुए डाले गए, पढ़े हम उन्होंने, और फिर इसके बाद वही सिद्धांत दे दिए। इस तरीके से भारत जो है अपने सिद्धांतों का आज भी भारत में बहुत मतलब बुद्धिमान लोग, बसरते ये है कि वो भारत में रहते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, उनका संगीत किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो बात बताई जाती है, आज भी भारत में इंजीनियर और मैनेजमेंट डॉक्टर सब सबसे अच्छे माने जाते हैं। भारत के जो IIT वगैरह है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ के लोग क्या ये था कि यूरोप में केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दुकान में इसलिए बैठा दिया जाता था कि अगर दुकान में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है तो उस दुकान में बिक्री ज़्यादा है। ये मतलब भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की विश्व में जो पहचान केवल इसलिए रखते थे, यूरोप की दुकान वाले अच्छी खासी सैलरी देते थे कि अगर हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा तो सब लोग यहीं पर आएंगे, खरीदेंगे आगे हमारे यहाँ से। तो इस तरीके से है, लेकिन ये कि भारत में सब अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि भाई उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर अपने शोध नहीं कर पाते हैं। अब वो इसीलिए उनको अमेरिकन इंडियन कहा जाता है, अमेरिकन भारतीय कहा जाता है। धीरे धीरे रहते हैं वहाँ जो सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, 10 साल बाद उनको मिल जाती है और वो अमेरिका निवासी हो जाते हैं, फिर कोई आना ही नहीं चाहता है। भाई जो जहाँ ज़्यादा मुश्किल क्या पहले उसको लगता है थोड़ा से, और फिर इसके बाद वो उसी तरीके की इन्वायरमेंट में रहता है। वो भी तो चाहता है कि भारत छोड़ कर आए तो कुछ ऐसा करें पूरा विश्व हमारा जो हमको जाने। इसी तरीके से है, जैसे आपके मित्तल है, लंदन में रहते हैं, भारतीय हैं लेकिन लंदन में रहते हैं। तो स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्री में उनका नाम। तो फिलहाल चलिए नेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। हम पहला लेते हैं CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी, 1974। पहले जो ये हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण एक्ट था उसके अधीन किया गया। फिर इसी में 1981 में वायु प्रदूषण पहले जल प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिए हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में किया। फिर आगे चलकर 1981 में हमने वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम जो था हमारा, उसके भी कार्य और उत्तरदायित्व इस संस्था को। अब ये जो 1986 में हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो कानून हैं उनके विनिमय के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए जो तकनीकी सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन पहले 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एक्ट के तहत किया गया, यानी कि इस जल प्रदूषण से संबंधित कार्यों और उत्तरदायित्व को उसको किया गया। फिर 1981 में इसमें वायु प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के कार्य और उत्तराधिकार को, उत्तरदायित्व को दिया गया। तो ये कार्य क्या करता है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो कानूनों को लागू किया जाए, कानूनों का रेगुलेशन है विनिमय, उनके लिए जो है क्या करता है, तकनीकी सहायता देता है भारत सरकार। एवं कहाँ पर इस सबको लागू करना है, उस क्षेत्र का भी निर्माण, उस क्षेत्र का भी निर्माण करता है। अब इसमें देखिए, जैसे ये है कि इसके क्या मुख्य रूप से कार्य है, इसके मुख्य रूप से क्या है, वास्तव में अब ये भारत सरकार वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण के लिए जो है सलाह, तकनीकी सहायता देता है, उसको बताता है कि किस तरीके से ये कार्य किया जाए। दूसरा है इसमें कि वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण व निवारण से संबंधित राष्ट्रव्यापी योजना, कि राष्ट्र स्तर पर इस योजना का निर्माण और उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ये भारत सरकार को। फिर इसमें तीसरा है कि ये जो हमारे जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं, वैसे राज्य स्तर पर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं। राज्य स्तर पर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं, उनको ये तकनीकी सहायता
और दिशा निर्देश बताता है। बात समझ में आई कि जैसे हमारे केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वैसे राज्य स्तर पर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं। और यह केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड जो है वो राज्य स्तर पर जो प्रदूषण बोर्ड होते हैं उनको तकनीकी सहायता और दिशा निर्देश बताते हैं। इसी तरीके से इसमें जो वास्तव में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण में जो लगे व्यक्ति हैं, भाई व्यक्ति तो कार्य करेगा, कोई भी बोर्ड होगा उसमें कुछ सदस्य होंगे, कुछ कार्य करेंगे, वो कैसे नियंत्रण किया जाए। तो उस नियंत्रण यानी कि उस जो बोर्ड में लगे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए। जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे कि कैसे हम जल की गुणवत्ता निकालेंगे कि जल प्रदूषित है कि जल स्वच्छ है, कैसे वायु को हम प्रदूषित मानेंगे, तो इस सभी क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे लेना है, कैसे प्रशिक्षित करना है लोगों को, इसकी रूपरेखा कौन बनाता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाता है। वो सब राज्यों को भेजता है, फिर राज्य हर जगह होता है। डिस्ट्रिक्ट में भी आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर देते हैं, राज्यों से डिस्ट्रिक्ट में आता है और डिस्ट्रिक्ट के फिर बोर्ड में प्रशिक्षित किए जाते हैं कि कैसे कैसे हमको प्रदूषण में नियंत्रण करना। और लास्ट में इसी में कि ये जो प्रदूषण नियंत्रण है बोर्ड, ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से जो संबंधित नियंत्रण व निवारण के उपाय होते हैं उनका कैसे प्रचार और प्रसार, ये भी वही उसकी रूपरेखा बनाता है। जैसे आपने कहा गीला कूड़ा इस बाल्टी में डालना है और सूखा कूड़ा इसमें डालना है, तो हर जगह आपने पोस्टर बैनर लगा दिया। वायु प्रदूषित मत कीजिए, जो है आप जो है वाहन चला रहे हैं उससे ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। नदियों के किनारे जाते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है नदियों को स्वच्छ रखिए, ठीक, नदियों को जो है आप प्रदूषित मत कीजिए, इसमें जो है कपड़े या कूड़ा करकट ये सारी चीज़ें न फेंकें, यहाँ पर जो है सौदाह न करें। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रचार प्रसार करते हैं। आप कैसे जल का जो है प्रदूषण को नियंत्रित और उसका निवारण करें। तो ये वास्तव में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य है। अब आप देखिए दूसरा, ये तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव के लिए भारतीय बोर्ड, या इसको कह देते हैं वन्य जीव भारतीय बोर्ड, जिसकी स्थापना 1952 में, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से।
राष्ट्रीय, और पहले वाला था वन्य जीव भारतीय। इसका जो गठन किया गया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, उसी के अंतर्गत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उपाध्यक्ष जिसे बोलते हैं आप, वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो इसके लिए उपाध्यक्ष होते हैं। अब इसका जो कार्य है वो जो हमारे वन्य जीव हैं उनका संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाए। वन्य जीव का जो इलीगल हंटिंग हो रही है, अवैधानिक जो शिकार हो रहा है, उस पर रोक कैसे लगाई जाए, इनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये सब राष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए देश के अंदर है, इस पर जो ये चर्चा करता है। ठीक, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मुख्य रूप से वन्य जीवों का संरक्षण करना और वन्य जीव के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, जैसे कि वन्य जीवों के लिए जो उनका आवास है उसको संरक्षित करना, वन्य जीव की जो संख्या कम हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, वन्य जीव जो हमारे मर रहे हैं उनको कैसे उनकी रोकथाम की जाए। संरक्षण एक व्यापक शब्द है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर आपका आगे बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। जो जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था, उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। इसका काम है जैव विविधता का संरक्षण करना। हाँ, गठन हुआ 2003 में और बायोडायवर्सिटी एक्ट जो पारित हुआ था, जैव विविधता अधिनियम 2002, उसके अंतर्गत इसका किया। इसमें बायोडायवर्सिटी होम से जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। फिर आगे आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। इसका जो गठन किया गया 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अधीन किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसको साथ में बोलते हैं। ये जो है पर्यावरण के सारे मुद्दों को देखते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं उनको ये देखता है और इसको
इसको जो है सिविल कोड के समतुल्य माना जाता है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड जज हो या इसमें एक्सपर्ट हो, यानी कि एक्सपर्ट लोगों को या जो है जिनका बैकग्राउंड मतलब ये जज रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड हो, उनको इसमें सदस्य बनाया जाता है। 20 सदस्यीय होता है और ये पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनकी सुनवाई करता है। इसका भी यही काम है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं होने जा रही जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, इसको ये देखता है। और ये जो डिसीजन देता है, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो उसका उस डिसीजन के जो है अगेंस्ट जो है, यानी उस डिसीजन को जो है आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर उस डिसीजन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, अगर आप उससे सहमत नहीं। वास्तव में सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक कल्प वृक्ष है, वो 1979 में बना हुआ था। कल्प वृक्ष 1979। वास्तव में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली से ही हुई थी, लेकिन अब जो ये काम करता है वो पुणे से करता है। हाँ, तो इसकी शुरुआत हुई थी वो दिल्ली से हुई जब इसका गठन हुआ, और ये पूरे मतलब हर तरह बहुत व्यापक है। जैसे चिपको आंदोलन में भी गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन में पहुंच गया, दिल्ली में भी एक हरित जो है एरिया को लेकर जो है आंदोलन हो रहा था, तो उसमें भी ये गए, अपना सहयोग किए। इस तरीके से कल्प वृक्ष जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन होते हैं या जो भी समस्याएं हैं उनमें जाकर ये अपना सहयोग करते हैं। तो ये हमारे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन थे। अब अगर आप कुछ पूछना चाहें। जैव मरुस्थल का मतलब कि कोई जो है उसमें जीव जिंदा नहीं रह सकता, बायोलॉजिकल डेजर्ट। सबसे बड़ा जैव मरुस्थल कहाँ पर है? ऐसे तो आपका जो है अफ्रीका है, वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है सबसे बड़ा, लेकिन जैव मरुस्थल जो था बायोलॉजिकल डेजर्ट, जैसे नदियाँ होती बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है, उसमें मतलब कोई प्राणी जो है जीवित नहीं रह सकता। और कुछ ठीक है, फिर ओके।